मगर जिन लोगों ने रेप किया वो कौन है, किसको बचाया जा रहा है, किसी का नाम नहीं सामने आ रहा। और अभी रिसेंटली एक केस भी तो हुआ था कि मेट की बच्ची खेल रही थी, एक लड़का उसको ले गया किसी बिल्डिंग में अंडर कंस्ट्रक्शन। हाँ, और देखिए किस हालत गैंग रेप के बाद उनको उस बच्ची को बोरे में डाल के नीचे फेंक दिया, नीचे फेंक दिया। मैं सच बताऊं, मुझे बहुत समय तक ये बात पल्ले नहीं पड़ी किसी मर्द के साथ सेक्स कैसे किया जा सकता है। एक्चुअली मुझे नहीं समझ। टूरिज्म आपके, हाँ, सेक्स टूरिज्म में कह रही हूँ। अच्छा। किसी भी मेल फिगर के साथ सेक्स कैसे किया जा सकता है। मालकिन जो है वो भी डॉक्टर है, वो कपड़ा गीला करती है, उसके बाद उसको हंटर की तरह बनाती है, तब उससे मुझे पीटती है। उससे जो शॉकिंग ये था कि उन दोनों दंपत्ति का जो बेटा है उसका बाहर ही मेडिकल स्टोर है, वो रेप। तो अब उनको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उनको अब बना रहे हैं कि ये ऐसी है तो इसलिए करो, और उनके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते वो सब आप कर सकते हैं। पैसे दो और फिर कर लो जो कर कुछ भी कर लो। और क्या पैसे, 250-300 उनको नहीं, वो भी मालिक। ट्विटर पे एक ट्रेंड चला था अभी कुछ दिन पहले, आई एम प्राउड टू बी आर करके, मतलब मैं वो लफ्ज भी नहीं कह सकती। हाँ, उसके बारे में आपका क्या? और देखिए 14-14, 15-15 साल की लड़कियां उसको फॉलो कर रही हैं, जो कह रही हैं आई एम 14, आई एम 15, इस तरह करके उसको कह रही हैं, उसको फॉलो कर रही हैं। इंस्टाग्राम पे है वो। तो एक्चुअली मैं तुमसे चैलेंज करती हूँ, बेटा आ जाओ, क्या होता है मैं दिखा दूँ। वेलकम दोस्तों, दिल से विद सुंबुल में आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपने टीवी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह देखा होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड अब्यूज के बारे में। आज का पॉडकास्ट सुनने के बाद आपका नजरिया जरूर बदलेगा। जैसे आप सोसाइटी को देखते थे पहले, अब आपका नजरिया वैसा नहीं रहेगा, और ये आपको अवेयर कराएगा कि कैसे अपने बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। और आज हम जानेंगे कैसे हमें आसपास हमारे क्या हो रहा है उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता जब तक हम कोई न्यूज चैनल पर ये खबर ना देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड अतुल जी के साथ, जो कि संकल्प एनजीओ की डायरेक्टर भी है। थैंक यू सो मच मैम हमारे शो पर आने के लिए। बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरा बहुत क्या कहूँ, ड्रीम था आपके साथ शो करने का। मैं आपकी जब पॉडकास्ट देखती थी तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी आपके साथ पॉडकास्ट करूँगी। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आज आप मेरे सामने बैठी हैं और मेरे साथ आप बात करेंगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। मैम सबसे पहले मैं यही जानना चाह रही थी, जो आज का दौर चल रहा है, बड़ों के साथ हमने देखा, बूढ़ों के साथ देखा, लेकिन अब जो चल रहा है वो जो मतलब कह लें काइंड ऑफ ट्रेंडी कह लें कि बच्चियों के साथ चल रहा है, कि बच्चियों को छोड़ा ही नहीं जा रहा, छोटी छोटी बच्चियों को। ये ऐसे है कि इसको मैं बहुत से लोग कहते हैं कि आप इसको ऐसे अंग्रेजी में क्यों नहीं कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थोड़ी, सर्वाइवल बिल्कुल पता नहीं कहने वाले कौन सा, मुझे उसने लिखा है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है कि जो फिट है, फिटेस्ट है, वो सर्वाइव कर रहा है दुनिया में, नहीं तो नहीं है। अरे ये है कमजोर पे ताकत की आजमाइश, सिर्फ बाज के पंजों में फंसी हुई चिड़िया की तरह। हर वो कमजोर जो सॉफ्ट टारगेट है उसको व्यक्ति टारगेट कर रहा है। वो अगर किसी ऐसे ब्रॉथल में नहीं जाता कि नहीं जाना, क्या करेंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, लोग देखेंगे तो बदनामी हो जाएगी, तो पड़ोस की किसी बच्ची को सॉफ्ट टारगेट कर रहा है, राह चलते किसी बच्ची को सॉफ्ट टारगेट कर रहा है। और ऐसी इतनी, अगर आप तेजी से देखें कि बहुत सारी घटनाएं राजस्थान की, 30 लोगों ने रेप किया। एक बच्ची जो मतलब फैमिली भीख मांगने वाली फैमिली, और रात को सो रही है फुटपाथ पे, क्या सुरक्षित, उसको एक कैब ड्राइवर उठा के ले जाता है, रेप करता है और फिर वापस छोड़ने आता है। लेकिन देखा कि पुलिस खड़ी हुई है तो फिर वापस ले गया, चलो एक दौर और से, एक बार और रेप करता है और मार देता है। तो मतलब ये कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं। ये अभी कल मेरे यहाँ हस्तिनापुर में एक बच्ची जिसको 3 दिन से उसकी तलाश हो रही थी, और हम कहते हैं कि हमारे यहाँ एक काम है, क्योंकि गंगा से घिरे हुए हैं हम चारों तरफ से, कि कहते हैं जो कबीरदास जी कहेंगे कि सार सार को गई रहे तोता दे उड़ाए। तो ऐसा है कि गंगा जी में अगर कोई ऐसी चीज़ चली जिसका वाकई मतलब बाहर उसको आना बेहद ज़रूरी है, तो कहते हैं कि वो बाहर आ जाती है। और उस बच्ची को ढूंढते ढूंढते जिन्होंने मार के फेंका, रेप करने के बाद गैंग रेप हुआ उसके साथ, और वो रेत से बह के बाहर आ गई। तीसरे दिन वहाँ मिली, जो खेत में जाने वाले, आजकल धान लग रहा है तो धान लगाने वाले लोगों को दिखाई दी, तो उन्होंने बच्ची आसपास की। कितनी बड़ी बच्ची रही? 12-13 साल की बच्ची थी। और जब पोस्टमार्टम में आया तो वो गैंग रेप है। मतलब आप देखिए कि तेजी से बढ़े हैं ये केस। तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई खौफ नहीं रहा, क्योंकि कोई सामने नहीं आएगा, कई बार सबूत नहीं होते। और अगर आपने देखा हो कि जो राजस्थान वाली घटना हुई, उसमें बहुत सारे लोगों को बांध के ले जाया जा रहा है, एक्चुअली वहाँ की घटना ही नहीं है,
वो जो बांध के लाए गए हैं वो मुलजिम है ही नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ गिला के लोगों ने उसको रील बनाना शुरू कर दिया, वो नहीं है। आप बताइए कि जब आपने, बच्ची ने तो कोई बयान दिया नहीं कौन है वो, बच्ची उनको पहचानती नहीं, वो बस ये कहती रही सब मरेंगे सब मरेंगे सब मरेंगे, पुलिस वाले भी मरेंगे, उस बात को काट देते हैं बीच में से। तो ऐसे कौन लोग कैसे पहचान दिए, फिर वो मर जाती है। किसने पहचाना उन 22 लोगों को? ठीक है, वो होटल वालों को पहचान सकती थी, या मैं मानती हूँ कि वो अपराध में बराबर के हिस्सेदार थे, जो रिसेप्शनिस्ट है, जो मालिक है, जो मैनेजर है, जो बायरे हैं, जो और लोग हैं, वो सब बराबर के हिस्सेदार है। मान लिया उन्हें कि तुमने बताया नहीं, एक कॉल कर सकते थे पुलिस को, किसी को और को कर सकते थे, किसी सोशल एक्टिविस्ट को कर सकते थे, आपने नहीं किया तो वो आपके बराबर हिस्सेदार। मगर जिन लोगों ने रेप किया वो कौन है, किसको बचाया जा रहा है, किसी का नाम नहीं सामने आ रहा। आपने दिखाई, एक रील उठाई, वो दिखा दी कि साहब को बांध के और उनकी पिटाई की जा रही है, उनकी शनाख्त परेड करा दी। कौन साबित करेगा कि शनाख्त परेड श्री गंगानगर की? मैं भी वहाँ एक पॉडकास्ट करने की, उन्होंने साफ मना किया हमारे यहाँ ऐसी कोई शनाख्त परेड ही नहीं हुई। बताएं। और वो 22 लोग ऐसे ही बरामद कर लिए। कौन 22 लोग हैं, वो कहाँ हैं, उनका कहीं नाम तो दो। आप ऐसे भी तो एक्यूज का तो नाम देना बनता है कि ये लोग हैं, उनकी तो सामाजिक बुराई भी होनी चाहिए ना। आदमी कब वो होगा, जब उसे सोशली बर्खास्त किया जाएगा, बिल्कुल एकदम। दूसरा क्या है, एक शरीफ आदमी कानून की जद में आता है तो उसे वकील ढूंढे नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता। और ऐसे लोग, इनके लिए 100 वकील खड़े हो जाएंगे, एक वकील कभी आवाज़ नहीं उठाते। मुझे कहना नहीं चाहिए कि ऐसे लोगों का नहीं लड़ेंगे, बलात्कारियों का तो हरगिज़ नहीं लड़ेंगे। हम माँ बहन बेटी को पूजनीय मानते हैं, नवरात्र में कन्या के पैर पूजते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये है सुल कि आम एक बात है हमारे यहाँ कि जो ये ब्रॉथल्स हैं, इनकी मिट्टी की लेके और नवरात्र में दुर्गा की मूर्ति में मिलाई जाती है। अच्छा। हाँ, दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है। हालांकि अब मिट्टी रही नहीं, कच्चे नहीं रहे, पक्के हैं, लेकिन फिर भी जो आस्थावान लोग हैं वो आज भी उनसे वो मिट्टी धूल जो सकेरो वो रख दो, और वो रखती हैं, वो रख के रखती हैं कि कोई मांगने आ गया तो देना होगा। तो आप सोचो कि आप उससे देवी की मूर्ति बना रहे हैं, आपकी आस्था है। हो सकता है जिनकी आस्था ना हो इसका कोई महत्व ना हो, लेकिन जिनकी आस्था है उनके लिए उसका महत्व है। फिर भी आप उन्हें खराब औरतें कह रहे हैं। और एक भी आदमी, बहुत मेरे लिए हैरान करने वाली और परेशान करने वाली बात है कि इन 33 सालों में मुश्किल से 4 या 5 मर्द कभी रेड में पकड़े गए कस्टमर। लड़कियों को ही पकड़ा जाता, हमेशा लड़कियों को। क्यों? और रेड का कोई मतलब नहीं, हमारे कानून में प्रावधान नहीं है, आईटीपी एक्ट में नहीं है कि रेड क्यों करेंगे आप। वो कोई भेड़ बकरी थोड़ी है, वो तो अपनी जगह पे बैठी है। वो एक दुकान है जो है, जिसको आपने एस्टेब्लिश करके रेड लाइट एरिया नाम दे दिया, वहाँ बैठी है। आप उनका पुनर्वास करो, अगर निकालना है रेस्क्यू करो, रिहेबिलिटेट करो, काम दो, शादियाँ करो, पुनर्वास हो जाएगा। आप वो काम करना नहीं चाहते, सरकारों की मंशा नहीं है, सरकार के किसी एजेंडे में नहीं है। 2027 के भी चुनाव आने वाले, आप उठा के देख लेना मेरे कहने से कि किसी का भी, लेकिन MLA MP प्रधान कोई भी हो, किसी के एजेंडे में भी आया हो कि सेक्स वर्कर का पुनर्वास भी करना है या उनके बच्चों को भी पढ़ाना है। उनके बच्चों के एडमिशन के लिए हमको घर घर से पैसे मांग, लोगों से, अपनों से, चलो कुछ तो पैसे कर दो यार, एक बच्चे का नहीं हो रहा, जुलाई है, पूरे मेरा बेटा कहता है मम्मी सोने का कटोरा दे दो, तब भी भीख मांगती रहोगी क्या? इनके बेटा इनके लिए तो मांग लिए है ना। एक आदमी तब नहीं कहता आगे आके कि हम देंगे, चलो इनका करो। पुनर्वास की बात कोई नहीं चाहता, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि ये बसे रहें। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि लोग कहते हैं कि अगर ये हैं तो महिलाएं बलात्कार से बची हैं, कहाँ बच रही हैं? अगर ये तो कोठे जब भी थे जब निर्भया कांड हुआ, ये तब भी थे जब हैदराबाद वाली डॉक्टर को गैंग रेप किया गया, या अभी 30 लोगों ने रेप किया, या अभी कल परसों ही वो हस्तिनापुर के गंगा के तट पे मिली है लड़की, एक बच्ची को अभी कल, उसको अभी जिंदा है और लहूलुहान है, जगह जगह से काट रखा है, और वो कह रही है कि मुझे ले गया वो छत पे से उठा के, मैं चिल्लाई तो मेरे मुंह में कपड़ा ठूसा, और बराबर में अपनी छत पे ले जाके वो 3-4 लोगों ने मेरे साथ गंदा काम किया। और शायद थोड़ी सी स्लो लर्नर है वो, मतलब मंदबुद्धि तो मैं नहीं कह सकती, कम समझती, तो धीरे धीरे बोलती है, हाँ हाँ यहाँ भी काट लिया, किसने काटा? वो एक आदमी ने, मतलब इस तरह बोल रही है। तो आप बताइए तो कहाँ बच रही हैं? वो तो हैं अभी। तो इसका मतलब वो ऐसी ऑब्जेक्ट है कि जहाँ पे आपको अपनी मतलब जो कुत्सित आपकी भावना, जो गंदी से गंदी भावना, उसको आप वहाँ लेके जाएंगे कि चलो वहाँ एक जगह तो है, वहाँ चले जाओ।
ये क्या हुआ? और अभी रिसेंटली एक केस भी तो हुआ था कि मेट की बच्ची खेल रही थी, एक लड़का उसको ले गया ले गया किसी बिल्डिंग में अंडर कंस्ट्रक्शन, हाँ। और देखिए किस हालत गैंग में रेप के बाद उनको उस बच्ची को फेंक दिया। बोरे में डाल के नीचे फेंक दिया नीचे फेंक जिंदा। दिया। हाँ, सोचो आप कि कैसे क्या नहीं हो रहा है। छोटी छोटी 2.5 महीने की बच्ची, और पड़ोसी खिला रहा है उसको, पड़ोस में है, रिटायर्ड पर्सन है, खिला रहा है उसको, रोज खिलाता है बच्चे को, सब खिलाते ही अच्छे। और एक दिन ले गया, उसके साथ रेप कर दिया, मर गई बच्ची। 2.5 महीने और खुद ढूंढवाता रहा, उनके घर वालों के साथ में ढूंढवाता रहा। और वो तो किसी ने कहा कि भाई बच्ची को तो ये भी खिलाने ले गए थे। नहीं, बच्ची की माँ ने कहा कि शायद चाचा जी या ताऊ जी कुछ कह रही थी कि ये ले गए थे खिलाने, फिर पता नहीं इनसे पूछो कि कहाँ छोड़ी थी इन्होंने वो। मुझे तो ला के नहीं दी दोबारा। अब 2.5 साल की बच्ची को, 2.5 साल की तो थी नहीं वो कि 2.5 साल की है, वो उसको छोड़ भी दिया तो वो घर आ गई, तो 2.5 महीने की बच्ची थी। तो आप घर ही तो देखे गए होगे किसी को, वो उससे फिर वो उनको पकड़ा गया, तो मिली वो बच्ची की लाश। तो जो ये इस तरह के मुजरिम है, कभी आपकी इनसे इंटरेक्शन हुआ, कोई बात हुई, हाँ, इनकी मानसिकता आपको पता चली हाँ, कि क्या बिल्कुल। सोच के? देखिए एक बच्ची 5 साल की बच्ची थी, और थोड़ा कम बस्ती थी जहाँ पे वो थे पहले। गांव, अब आजकल गांव बीच में रह गए और चारों तरफ शहर बस गए, तो इर्द गिर्द शहर बस रहा था। उसका अचानक सुना कि भाई एक बच्ची के साथ रेप हुआ है, तो हम लोग वहाँ पहुँचे थाने में। तो उन्होंने कहा जी अभी तो भेजा है उसको मेडिकल, आप वहाँ देख लो। हम आ गए। वो बहुत ही गरीब प्रेस करने वाला आदमी था, उसकी पहली बच्ची थी घर की, और उसकी बीवी भी शायद एक ठेले पे वो प्रेस करती थी, एक ठेले पे वो प्रेस करते थे, और वहीं पे ही वो अपनी बहनोई को भी ले आया था, वो भी प्रेस करते थे। वो बच्ची पता नहीं कब खेलते हुए इधर उधर को चली गई है, क्या हुआ भगवान जाने। तो रेप किया किसी ने। उसने इतनी हिम्मत जुटाई बच्ची ने कि कांटे लगे हुए पड़े थे, वो झाड़ियों में ले गया उसे, लेकिन वो किसी वक्त कैसी जैसी भी होश आया वो उठ के आई, और एक ट्रक गुजर रहा था, उसने उस ट्रक को हाथ दिया। ये कोई शरीफ आदमी था, उसने रोक लिया। तो उसने कहा बच्चे तेरे तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, तू कहाँ दी? तो वो बस कुछ कह नहीं पाई, गिर गई, नशे मतलब बेहोश हो गिर गई। उसने बेचारे ने फिर भी छोड़ के नहीं भागा, उठा लिया, उठा के सामने ही थाना है, ज़्यादा दूर नहीं था, थाने पे छोड़ के, और कहा कि भाई ये वहाँ मिली है मुझे बच्ची। हालांकि उसको बिठाया, पुलिस तो ऐसी तंग करती है। फिर उसको ले गए। जब हम मेडिकल पहुँचे तो मतलब उसके बहुत सारी सब चीज़ें लगी हुई थी जगह जगह, नलियाँ, और बहुत बुरा हाल था। माँ बैठी थी, थोड़ी सी उम्र की माँ थी, गरीब सी बेचारी। मैंने उसको, बच्ची को ऐसे सिर पे हाथ फेरा, फिर मैंने उसके हाथ पकड़े। मैंने कहा बेटा तुझे याद है कौन है? मैंने सोचा ये इसका बाप बैठा है, वो भी थोड़ी सी उम्र का लड़का था। तो मैंने कहा तुम्हारे शौहर हैं? तो मैंने कहा नहीं, ये मेरी ननद के शौहर हैं। अच्छा, ये क्यों बेटा? मैंने कहा तुम बाहर जाओ बेटा, मैं बच्ची से बात कर रही हूँ। तो नहीं उठ रहा है, नहीं उठ रहा है। बच्ची ने फिर मैं उस पर ध्यान लगाया। मैंने उसका क्या हुआ कि मुझे साइकिल पे ले गए, और ऐसे करती, एक हाथ तो ऐसे कर लिया उसने, देखना नहीं चाहती थी कुछ भी, और एक हाथ से मेरे हाथ को ऐसे ऐसे करती थी। तो फिर मुझे टॉफ़ी दी, और फिर मेरे साथ गंदा काम किया, फिर छोड़ के चले आए। लाया नहीं, 5 साल की बच्ची, वो बैठा मैं। मैंने कहा हाँ भाई सच है ये बात? हाँ जी ऐसे ही बता रही है। मैंने कहा तू बता ना, तू बता। सीधे सीधे मैंने इंस्ट्रक्शन उसकी आंखों में किया। मैंने कहा तू बता सच क्या है? तो घबरा गया, मुझे कैसे पता? क्यों बैठा फिर? तू इसका बाप है? यहाँ क्यों बैठा है? यहाँ तो बाप भी नहीं बैठा, निकल यहाँ से। तो बोले नहीं। मैंने कहा नहीं मत निकल, मत निकल। मैंने उस औरत से कहा, मैंने कहा तेरा कुछ चक्कर है क्या इससे? नहीं ऐसे मत कहो मुझे, मैं तो, मुझे क्या इससे मतलब है, मेरा नंदोई है तो बस इतने तक सीमित है। फिर मैंने रोका ही, और मैं जो CM थे उनको बात की। मैंने कहा सर इसको जाने नहीं देना, ये पुलिस केस है, ये नहीं जाना चाहिए, मैं पुलिस बुला रही हूँ। और वहीं निकला फूफा सगा फूफा। हाँ, और बच्ची को इतनी डरा रखा था उसको, इसीलिए वहाँ से हट नहीं रहा था कि मेरे हटते ही कोई किसी को बयान ना दे दे। तो इतना डरा रखा था, उसका नाम बस मुँह ढक रही थी कि इससे निगाह ना मिले, उधर को नजर ना चली जाए। कस की पिटाई करी मैंने, मैं सच बता रही हूँ। पुलिस वाले मुझे रोकते रहे, मैडम आप अच्छा नहीं कर रही। मैंने कहा तो आप कर दो कुछ अच्छा, उसको दिखा नहीं है नन्ही सी बच्ची जिसे रोज़ खिला रहा है तू, और उसको ले गया तू। और जन्मदिन था उस बच्ची का, उस दिन जन्मदिन था। तो उससे आपने पूछा कि क्या मंशा, मतलब क्या पूछा मैंने? हाँ। वो जो हिरासत में था उस समय से पूछ ही रहे थे, रो रो के हाथ जोड़ रहा, गलती हो गई। मैंने कहा क्या सोचा? तो कुछ नहीं सोचते लोग, ये शून्य हो जाते हैं उस समय। इन्हें एक टारगेट दिखता है कि इसके साथ में कुछ भी करूँगी, किसी को नहीं बता पाया, मर जाएगी। ये तो मरी छोड़ गया, कहा उसने, और लगे जब फट्टे कस के, तो उसने कहा कि मैंने तो सोचा था ये मर गई, मुझे नहीं पता था ये आ जाएगी। उस बच्चे ने हिम्मत की कि वो, लेकिन उसने कहा, उसकी बीवी ने, कि मैंने इससे पूछा था ये तेरे जगह जगह कांटे और घास क्यों लग रही है, तो कहाँ से आया?
तो इसने मुझे कुछ नहीं बताया कि मैं उसे ढूंढ रहा था, मिली नहीं वो रात भर, मैं उसे ढूंढी कि मैंने यकीन कर लिया। फिर उसने तभी कहा कि मुझे ये तलाक देगा, मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। सबसे मजे की बात कि वही लोग ढूंढते हैं, वही लोग ढूंढते हैं, नज़दीक आके ढूंढते हैं कि भाई जो कि पास शक ना हो। शक ना हो किसी को। क्योंकि आए दिन यही सब सुनने को मिल रहा है। एक पाकिस्तान का केस भी अभी वायरल हुआ है हाँ, कि और वो गरीब घर के बच्चा था, वो लड़का था, सोचे हाँ, लड़की भी नहीं, ना लड़का। अभी लड़के भी टारगेट है। लड़के को पड़ोसी ऊपर ले हाँ, गया और हाँ। उसके साथ गलत करके उसको बेचारे को छत से फेंक दिया। आप देखिए, ये ऐसी मानसिकता है कि एक नया नाम है, इतना नया भी नहीं है, मेरे लिए तो नया नहीं है, लेकिन मेरे सुनने के बाद लोगों के लिए नया है, सेक्स टूरिज्म। ये एक ऐसा शब्द है जो बहुत अभी इतना वायरल नहीं है ये शब्द, लेकिन हम जैसे लोग जो इसी क्षेत्र में काम करते हैं और बड़ी एजेंसीज के साथ भी काम करते रहे हैं, तो सेक्स टूरिज्म को हम समझने की बहुत कोशिश की, हमको कभी ठीक से बात पल्ले नहीं पड़ी। मैं सच बताऊं, मुझे बहुत समय तक ये बात पल्ले नहीं पड़ी, किसी मर्द के साथ सेक्स कैसे किया जा सकता है। एक्चुअली मुझे नहीं समझ। टूरिज्म आप कह रहे हैं? हाँ, सेक्स टूरिज्म मैं कह रही हूँ। अच्छा। किसी भी मेल फिगर के साथ सेक्स कैसे किया जा सकता है, बहुत समय तक मुझे अरसे तक ये बात समझ नहीं आई। खैर, फिर कब मुझे ये बात समझ में आई कि 2010 में कुछ एक महिला आई मेरे पास और उसने एक बोरा ले रखा था, कूड़ा बीनने वाली थी। और बाहर से ही हाथ जोड़ रही, जैसे दरवाज़ा ये है और मैं यहाँ मेरी कुर्सी हो तो हाथ जोड़ रही। तो मैंने कहा इसको बुला लो भाई अंदर, क्यों बाहर बिठा रखा था, कुछ होगी इसकी परेशानी। तो वो आगे बोरा रखे हुए, तो उसने मेरे साथ मेरे घर चले, मेरी झोंपड़ी पे चले। तो मैंने कहा वहाँ क्या करूँगी मैं, तो यहीं बता दे जो भी कुछ है, पैसे वैसे चाहिए कुछ। तो बोली नहीं पैसे नहीं चाहिए, घर चलो मेरे। मुझे बहुत मना करते रहते हैं, मेरे कई बार वॉलंटियर कहते हैं तुम किस दिन मर जाओगी, तो ऐसे उठ के चल देती हूँ। मैं चली गई उसके साथ। मैंने कहा अच्छा चल, तू कैसे आई है? बोले कैसे नहीं, कूड़ा बीनते हुए आई हूँ। मैंने कहा तू चल मेरे साथ बैठ तू, और तेरा बोरा भी रख लेंगे। बोरे पे बहुत चिल्लाए मेरे लोग, ये भी इसमें ही रखवाओगे। फिर भी मैं चली गई। हाँ, मैंने कहा बताओ, कुछ लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पूरी झुग्गियों में, वो सब आसामी हैं, बंगाली हैं, बांग्लादेशी भी कह रहे हैं, वो सब लोग थे। तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई आया और हमें 25-25, 30-30 हज़ार रुपये दे के गया और हमारे बच्चों को ले गया कि 15 दिन के लिए बड़े साहब घूमने जा रहे हैं, कुछ उनका लगेज उठाएगा, सामान उठाएगा। और फिर हमें वहाँ जाके वीडियो कॉल भी करी, तो दिखाया बहुत अच्छा कमरा, बहुत सुंदर, वहीं इसका भी बेड लगा हुआ एक छोटा सा, वहीं साहब का बेड था। तो और फिर खाते हुए भी दिखाया क्या क्या खा रहे हैं साहब के साथी, और अच्छे कपड़े दिलवाए, शूज़ दिलवाए, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से दिलवाए, खुश हो गए। और 25-30 उनके लिए ऐसे थे जैसे लाखों। और जब वो 15 दिन बाद बच्चे वापस आए, उनमें से 2 तो आए नहीं, जो थोड़े बड़े थे वो लौटे नहीं, वो बहुत बदहाल थे। तो मैंने कहा मुझे दिखाओगी तो मुझे पता लगेगा। और बच्चे माँओं के पीछे छिप रहे, दिखा नहीं रहे। तब उन्हें एक छोटे बच्चे को पकड़ के लाई, ऐसे था कोई 5-6 साल का, और ऊपर करके उसने इसकी पेंट उतारी। वो इतनी बुरी हालत में था बच्चा, मतलब वो जख्म उसके फैल के दूर तक फैल रहे थे, और वो चूँकि मतलब उनमें पस हो गया था, बहुत बुरी हालत थी इसको मैं बता दूँ। और वो बच्चा ऐसे करके चल रहा है, और इन्होंने भेज दिया इतने छोटे बच्चों को, लगेज उठाने के लिए ले जा रहे हैं, कुछ और थोड़ी कर रहे हैं। और पता है इसके पीछे मंशा क्या है कि लड़की बुलाओगे तो रेड भी हो सकती है, होटल वाले भी सवाल खड़े करेंगे, ना आने दें अंदर। तो ये छोटा बच्चा सबसे सॉफ्ट टारगेट है। ये सेक्स टूरिज्म है कि टूरिज्म के आप घूमने जा रहे हैं, तब एक मेल चाइल्ड को ले जाओ, किसी की गरीबी को भुना लो। बाज की तरह से डैने गड़ाए बैठे लोग बच्चों पे, और लोग कहते हैं कि ये रेड लाइट एरिया है तो सब सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित है? मुझे कभी यही नहीं समझ में आया कि जब एक लड़की के साथ, स्कूल जाती लड़की के साथ रेप हो जाता है, काम करने वाली लड़की के साथ रेप हो जाता है, एक बच्ची आती है मेरे पास भाग के, और कैसे उसको कौन छोड़ के गया। मैं आज तक भी ये सवाल मेरे सामने कि वो मेरे तक कैसे आई। वो हमारे यहाँ के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, उन्हीं के यहाँ वो मेड थी, और होगी 14-15 साल की लड़की थी, दुबली पतली सी। तो मैंने कहा बेटा कोई मुझसे काम है तो बताओ। तो बोली जी मैं उनके यहाँ काम करती हूँ। अच्छी बात है, मैं जानती हूँ ना। तो उनका जानती हो, बहुत ख़राब आदमी है। मैंने कहा ख़राब तो नहीं है, ठीक है। कह नहीं आपको नहीं पता। मैंने उसे बिठा के रिलैक्स किया, चाय पानी पिलाया, फिर मैंने कहा बता कैसे ख़राब। कहा ज़रूर, मैं आप करोगी कुछ? मैंने कहा करूँगी। मुझे मेरे घर पहुँचा दोगी? मैंने कहा वो भी करूँगी, बताओ। उसने कहा कि वो मालकिन जो है
वो भी डॉक्टर है, वो कपड़ा गीला करती है, उसके बाद उसको हंटर की तरह बनाती है, तब उससे मुझे पीटती है। क्योंकि उससे चोट ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चोट लगती है। उसने ऐसे मासूमियत से कहा, बहुत ज़्यादा चोट लगती है। मैं अंदर तक दहल गई उसमें। डॉक्टर थी वो फीमेल? हाँ, फीमेल, और खुद भी डॉक्टर वो, और इसलिए मारती है कि उसका निशान नहीं पड़ता। और मैंने कहा फिर मैं भाग नहीं सकती। मैं कहा आज कैसे भागी, बस भाग गई। कैसे भाग के आई, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। वो किसी ने मुझे कहा तुम यहाँ चले जाओ, यहाँ नहीं आएंगे वो। चलो मैंने उसका धन्यवाद है जो भी था। उससे जो शॉकिंग ये था कि उन दोनों दंपत्ति का जो बेटा है उसका बाहर ही मेडिकल स्टोर है, वो रेप भी करता है हर दिन उस लड़की उस बच्ची के साथ। और जिस वक्त वो आई उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उन्होंने भागने दिया। भाग जाए यहाँ से, कहीं भी हमारा नाम लिया तो सोच लेना क्या होगा। मतलब माँ बाप मार रहे हैं और बेटा ऐसे कर रहा है। तो कहानी जहाँ जहाँ एक कमजोर दिख रहा है ना, जैसे कहते हैं बाज के डैने हैं जो चिड़िया पे हमलावर हैं, वो इस तरह सॉफ्ट टारगेट्स जो होते हैं उन्हीं पे किया जाता है। बिल्कुल। ये आप उन्हें कहते हैं कि भाई वो रेड लाइट एरिया में, तो इसलिए अरे वो तो ऐसी मजबूरियों की मार है उन पे तो कि उन्हें तो पता ही नहीं दुनिया क्या चीज़ है। एक बार उन सीढ़ियों को चढ़ गई तो बाहर उतरना उनके लिए नामुमकिन। अपनी मर्जी से रहना, अपनी मर्जी से खाना, अपनी मर्जी से पहनना, कुछ नहीं। तो अब उनको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उनको अब बना रहे हैं कि ये ऐसी हैं तो इसलिए करो। और उनके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते वो सब आप कर सकते हैं उनके साथ। पैसे दो और फिर कर लो जो करना है। कुछ भी कर लो। और क्या पैसे, 250-300 रुपये उनको नहीं, वो भी मालकिन को। अच्छा। उनका कुछ नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है, सिर्फ रोटी खानी है, 250-300 ये। और हर दिन 15 से 20 कस्टमर उनको अटेंड करने हैं। तो कैसे आप एक लड़की को 15 से 20? नहीं तो सबका पूरा नहीं होता ना, जिसको जाना होता है, जिसका पैसा जाएगा, चाहे वो पीएम्स हो, पत्थर कीपर हो, ऑनर हो, और पुलिस हो, और भी। तो इतना कमाना ही है उनको इतने लोगों के साथ। जैसे हमने गंगूबाई मूवी में देखा था, आलिया भट्ट ने कैरेक्टर प्ले किया था गंगूबाई का। उसमें देखा था कि एक क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है रात को और कुछ नहीं करता सिवाय मारने के। ये सडिस्ट होते हैं। ये सच्ची घटना है, थोड़ी सी लिबर्टी ली, ये सोनागाची की है, और इसके बड़े अच्छे इम्पैक्ट भी हुए थे। जितने ख़राब घटना थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छे लिए गए थे कि वो मर गई थी एक्चुअल में। ये तो इतना लिबर्टी ली है उन्होंने। वो मर गई। वो सडिस्ट हर दिन आता और बुरी तरह मारता था और उसे ही मांगता था। तो वो चला गया, फिर उसको पीट पाट के मार के जान से चला गया, मर गई। मतलब वो इतना झेल नहीं पाई, मर गई। मालकिन ने सोचा ज़्यादा चोट लग गई है तो इसलिए पड़ी है अंदर, निकल आएगी थोड़ी बहुत देर में। नहीं, जब उसे घंटों हो गए तो उसने कहा देखो तो लड़की को कहाँ है, किस हालत में, दवाई दिलवा लो। मतलब किसी के लिए कोई सद्भावना नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। कोई मरी पड़ी है तो पड़ी है। अब वो शोर मचा के तो मर गई। फिर ये भागी सब जगह पुलिस में, और सब भी कुछ करो, कुछ हुआ नहीं। अखबार वाले आ गए, सब चीज़ हो गई, पोस्टमार्टम भी हो गया। क्लाइंट का पता नहीं कौन है, किसको बनाया। मामला ठंडा होने लगा। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको सो मोटो लिया और उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं अगर बत्सल्स में हो रही हैं तो बेहद शोचनीय हैं और शर्मिंदगी भरी हैं। तो सभी स्टेट्स को एक एडवाइजरी जारी की कि आप अपने यहाँ से 2 सॉलिसिटर जनरल से भेजेंगे और आके कुछ तय करना है इस पर। हमारे तक भी वो खबर आई तो बड़ा अच्छा लगा कि कुछ तो अब हुआ। उसमें 24 ट्रेड तय किए गए। ऑर्डर जो बना उसमें 24 ट्रेड हुए कि लड़के हैं तो मोबाइल रिपेयरिंग, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, साइकिल रिपेयरिंग, इस तरह के काम, खराद का काम, फिटर टर्नर, इन सब का काम। और लड़कियां हैं तो उनको कढ़ाई, सिलाई, बुनाई और टॉयज़ मेकिंग और ब्यूटिशियन, इस तरह के करके 24 ट्रेड किए गए। और वो यूं ही हवाई नहीं किया गया। उन 24 ट्रेड के लिए जिम्मेदार ठहराया गया तमाम ITI, जितनी ITI हैं। और वो भी कोई ये शर्त नहीं थी कि वो 10वीं पास होनी चाहिए, कुछ है आपको ट्रेनिंग देनी है। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र हैं जो NGOs के पास, उनको कहा गया। और फिर वो प्रशिक्षण पूरा होने के बाद में नेशनलाइज जो बैंक हैं उनको ये कहा गया कि आप 0 इंटरेस्ट पे इनको लोन देंगे जो काम करेंगे, और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको जिस चीज़ की, औजारों की ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की, वो आप देंगे। ये जब कमाने लगेंगे तो आपका लौटाएंगे, ऐसा नहीं कि फ्री में आप दे रहे हैं।
फिर सरकारों को भी निर्देशित किया गया कि जितने सरस केंद्र बने हुए हैं सब जगह स्वयं सहायता समूहों का सामान प्रोडक्ट दिखाने के लिए, तो सरस केंद्र में इनके सामान डिस्प्ले किए जाएंगे, उनके बेचने की भी व्यवस्था की जाएगी, जगह जगह मेले लगा के और मेले में हाट लगा के इस तरह करके इनको किया जाएगा। बहुत सुखद थी बात। तो हमने कहा कुछ तो चलो हुआ। अब हमारे पास भी एक फ़ोन आता है कि ऑर्डर की कॉपी आई गई थी हमारे पास कि मैडम वो कुछ महिलाओं के नाम दे दो, ट्रेनिंग होनी है। मैं तो फटाफट 70 महिलाओं के नाम दिए, मुझे तो इतनी जल्दी थी उनसे कहीं ज़्यादा। हाँ, मैंने कहा और दे दिए। अब तो महीने बीते, 2 महीने बीते, जिसने मुझे फ़ोन किया उसकी डेथ हो गई। ये भी मुझे पता लग गया कि वो तो डेथ हो गई, वो तो संविदा पे थे वहाँ। फिर मैंने कहा भाई किससे पूछूं, उस नंबर पे ही कॉल करते हैं बैक। मैंने कॉल बैक किया तो उन्होंने कहा अरे मैडम आपको पता नहीं लगा, वो तो हो गई ट्रेनिंग। मैंने कहा आई थी वो औरतें? हाँ, सबकी ट्रेनिंग हो गई, वो भी चली गई। मैंने फ़ोन घुमाया उधर, मैंने कहा भाई ट्रेनिंग में कौन कौन गया था? दीदी कैसी बात कर रही हूँ, तो आपके बिना कहीं हिलते नहीं। ट्रेनिंग में कौन ट्रेनिंग दे रहा था हमें? मैंने कहा सरकार की तरफ से कोई ट्रेनिंग हुई थी? बोला नहीं, आप पूछ लो, सारे बाजार में आ जाओ, हम तो कहीं नहीं गए और जाएंगे भी नहीं आपके बिना। मेरे बिना जाती भी नहीं है कहीं कि हम तो बस कागज पत्तल पे। हाँ, तो पूरे हिंदुस्तान से चले गए होंगे। अब ऐसे थोड़ी कि मानिए सुप्रीम कोर्ट घर घर कंप्लाइंस करते घूमेंगे। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, मान लिया हो गई। ये हर चीज़ का एक पहलू है इतना नकारात्मक। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, मैं कह रही ठंगे बन रहे हैं आप रसातल में जा रहे हैं, रसातल में ज़मीन के नीचे उतने ही धंस रहे हैं आप, ख़त्म हो रहे हैं आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे ख़त्म हो रहे हैं। बस केवल राजनीति के आपकी विश्व गुरु बन गए राजनीति में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कहीं है किसी के एजेंडे में, किसी का पुनर्वास, किसी पर एक व्यवस्था है। मैं बेहद गंदी उस व्यवस्था को मानती हूँ कि किसी के साथ जो बलात्कृत महिला है जी, उसको 2 लाख रुपए देने का प्रावधान है। मतलब क्या है ये? 2 लाख में उसके जख्म हो गए उसके हैं, उस पे जो उसके एक ट्रॉमा है जिसमें वो जीवन भर जिएगी, और 2 लाख देके आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या तो 2 लाख सच में दे देते हैं या वो भी होते हैं? बहुत लंबा, इतना लंबा वो सब होके प्रोसेस चलता है कि आदमी थक के पूछता ही नहीं। अच्छा पूछे तो कहेंगे अरे देखो इनकी लड़की के साथ ही वो ये पूछते फिर रहे पैसे मिले कि नहीं मिले। सही बात है। ये अलग एक और पैसे मिल गए, अरे नहीं तो पैसे मिल गए, इनका क्या जा रहा है? लड़की के साथ बलात्कार हुआ तो क्या हो गया? और ज़्यादा कहते हैं लोग फिर। अच्छा, लोग कोर्ट कचहरी भी नहीं जाना चाहते ना, अगर जिनके साथ कैसे जाता है? कैसे ये समाज है ना, ये 6 बार कोर्ट में आपने नहीं देखा जब कोई इस तरह की लड़की आती है उसका चेहरा ढक के तो लाती हैं, तब भी उसके पीछे पीछे हज़ारों लोग होते हैं। अरे ये वो है जिसके साथ रेप नहीं हुआ था, ये वो, मतलब इसने कहा था कि आओ मेरे साथ रेप करो। अब बजाय उसके साथ सहानुभूति करने के, उसके दर्द को बांटने के, आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? हर तरह से टॉर्चर है। और मैं सच कहूँ, मैं इस कानून के इस पहलू का विरोध करती हूँ जम के कि वो मुंह क्यों ढके? मुंह ढके ना वो जिसने शर्मिंदगी की है। इसने शर्मिंदगी नहीं की, इसने नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा करो, तो उसका मुंह ढको ढकना है तो ये तो खुल के कहेगी ना जो कहना है इसको। फिर हमारा सिस्टम भी उनसे ऐसे सवाल पूछता है, मूवीज में देखते हैं बहुत कि बाल की खाल जिसको कहते हैं ना निकालना। आप सवाल मूवीज पे मत जाइए, मूवीज से कहीं बुरे पूछे जाते हैं, कहीं ज़्यादा बुरा। किसी की लड़की नहीं मिल रही है, वो थाने जाने में डरता है आदमी, वो जाकर उससे पहले पूछा जाएगा भाग गई होगी किसी के साथ। अभी 11 साल की बच्ची गायब हुई है, वो मुझसे दिन रात मदद मांग रहे हैं, फ़ोटो भेज रहे हैं, सब चीज़ भेज रहे हैं। इनके तुम एक बार थाने तो जाओ, बिहार तक में आके मतलब कुछ करूँ तो उससे पहले तुम कुछ तो करो। तो उन्होंने कहा मैडम हम तो रिपोर्ट भी लिखाने को कहा, तो उन्होंने कहा अरे भाग गई होगी। 12 साल की बच्ची बनकटा से, मतलब जहाँ उसके आगे बन शुरू हो जाते हैं उसके बाद दुनिया ही ख़त्म हो रही है वहाँ की, तो वो किसी के साथ भाग जाएगी 12 साल की बच्ची? कौन खा गया उसको, कहाँ ख़त्म हो गई पता ही नहीं लग रहा बच्ची का। तो कैसे जाए वो बाप, माँ है नहीं बच्ची की, और वो उससे 100 सवाल ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल, तो क्या करेगी कि वो वैसे भी परेशान है और वहाँ जाके और टॉर्चर, इतना टॉर्चर किया जाता है कि तू कहाँ चला गया था, तू क्यों नहीं देख रहा था? अरे उसने कहा जी साहब मैं ट्रक पर क्लीनर हूँ, महीने भर में आता हूँ। हाँ तो किसी से टाँका भिड़ गया होगा। ये सवाल, ये ऐसे सवाल है जो पुलिस के, जिनके घरों में बेटियाँ हैं, ये उन लोगों के सवाल हैं जिनके घरों में बीवी भी है, बहन भी है, बेटी भी है, ये उनके सवाल है। अब ये तो हम बात कर रहे हैं बच्चियों की, चलो हाँ। लड़कियां हैं, लड़के हैं, लेकिन एक उत्तराखंड का केस अगर आपने सुना हो, एक दादी, अच्छा हाँ दादी वाला या पोते ने, अब बताइए इससे क्या हो सकता है? मतलब किस पे यकीन? मैंने कहा ना कि ये ऐसा बलात्कारी जो पुरुष है वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढता है, और आप जिस बात को इग्नोर कर रहे हैं सब लोग, समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअल में ये सब क्यों बढ़ रहा है तेजी से।
ये आपका जो गूगल बाबा है ये आपको सब प्रस्तुत करके दे रहा है। छोटे से बच्चे के हाथ में एक माँ को किटी खेलनी है, एक माँ को कहीं पार्टी में जाना है, कहीं बच्चे को मोबाइल दे दिया है ना। अब वो मोबाइल पे क्या स्क्रॉल कर रहा है, क्या दिख रहा है, जो उसे नहीं भी देखना चाहिए वो सब देखता है। सब आ रहा है और देखिए एक टाइम आने के बाद में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उस समय हाइप पे होते हैं, उसे जो दिखेगा वो उसके साथ जाएगा। वो 24 साल का लड़का था। हाँ, और वो 24 पूरा साल का है, देखिए, young। क्योंकि उसको दिख गया कि कहीं मेरी शादी नहीं होने वाली है, मुझे कोई लड़की मिलने वाली नहीं है, कोई मेरा रिश्ता नहीं आ रहा है, तो चलो दादी से सॉफ्ट टारगेट थी, सॉफ्ट टारगेट हो। क्योंकि हमारे यहाँ एक समय ये था जब बड़े लोग शादी तय करते थे तो बड़े ही लोग जाते थे, कोई लड़की देखने का नहीं था, कुछ नहीं था, जिसने देख लिया बड़े लोगों ने दे दिया, रिश्ता हो गया। सबको पता था कि शादी होनी है और ये एक निश्चित है कि शादी के बाद ही ये सब है, इससे पहले नहीं। कोई लड़की भी इस बात के लिए तैयार, प्रेम विवाह भी हो तो नहीं होता। सोचो हमारा उस समय का प्रेम विवाह, मतलब आज नहीं, हम 43 साल हो गए, तो उस समय तो वर्जित था ये बात भी करना। तो शारीरिक संबंध की कहाँ बात है। और आज आप पहले क्या करते हैं, हुकअप नहीं, हुकअप कुछ और होता है, लिव इन में रहते हैं। हाँ, लिव इन में रहते हैं, पहले मेकअप, फिर हुकअप, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप। अब बताइए, फिर देखिए बताइए आप कैसे। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तो हमने औरतों ने अपनी इज्जत को खुद दाव पे लगा के मिट्टी में मिला के रख दी, इजीली अवेलेबल हो रहे हैं सबके लिए। तो और मैं ये सोच के चलती हूँ कि एक वक्त होता है जब शादी, बस ज़्यादा 25 साल रखिए, शादी कर लो बेटा, कैरियर बनाओ, पढ़ाओ लिखो। हम सारी हमारी पढ़ाई हमने शादी के बाद पूरी की, बच्चे होने के बाद भी पढ़ते भी रहे और बच्चे भी हो गए इस बीच, और पढ़ाई भी ली। लेकिन अभी तो 30+ नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया। फिर आप इलाज कराते घूमेंगे कि बच्चा नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें जो हमने खुद पैदा कर ली ना अपने लिए, आप जब इजीली अवेलेबल हैं किसी को, जैसे मैं एक छोटी सी घटना बताती हूँ। एक बच्ची मेरे पास आती है, जी मेरे प्रेमी ने धोखा दिया, ये करा वो करा, बहुत सारे मेरे फिजिकल रिलेशन है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं ये नहीं करूँगी। मैंने कहा बेटा छोड़ दे, जो तेरा हुआ नहीं उसे। देखो मर्द को चाहत होती है कि मेरी बीवी मिलेगी, मैं उसके साथ, हम फर्स्ट नाइट की बहुत बात करते थे, आज नहीं होती। कहाँ फर्स्ट नाइट है आपकी, तो अभी तो तुम्हारे से उसने जो लेना था ले लिया, अब कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम छोड़ दो इस आदमी, शादी करो, माँ बाप कहने से अच्छे घर की लड़की थी, ठीक है आंटी। कुछ दिन बाद उसने कहा कि मुझे कुछ बात करनी है। फिर मैंने कहा हाँ, वो ना मेरा सामान, मैंने शिफ्ट किया सामान, जहाँ मैं लिव इन में उसके साथ रह रही थी, अब मैंने दूसरी जगह कर लिया पीजी में, तो उसके ही भाई ने कराया छोटे ने। अब फिर मेरा उसी दिन उसके साथ में फिजिकल रिलेशन हो, उसी दिन सेम डे, मतलब वो सामान रखवाने आया और फिर उसके साथ फिजिकल हो गए। साहब आप मतलब क्या होता, मैंने कहा भाग निकल जाए यहाँ से, मैं शक्ल भी देखना चाहती थी। और आज शादी नहीं हुई, शादी हुई टूटी, पता नहीं कहाँ दिल्ली में क्या कर रही है और क्या नहीं। तो कैरेक्टर ही नहीं है, फिर लड़कियों ने अपना नहीं है, खुद से कर रखा है। आप तो नोएडा जैसी जगह में देख लीजिए कि 24 घंटे लड़कियों का, जो हाथ में सिगरेट है, एक हाथ में बैग है, और खड़े हैं, गुड़गांव चले जाइए, एमजी रोड पे लड़कियां खड़ी हैं, कोई जिक्र नहीं कर रहा। कैसे करें, तुमको ही फंसा देंगे, कोई भी कह के देखो जरा सा। नोएडा गुड़गांव में तो ये भी बहुत चला ना कि वो ट्रैप करके, हनी ट्रैप और माई बॉडी माई चॉइस। हाँ, मैं कुछ भी करूँ, कि वो लड़कों को फंसाया, बुलाया, हाँ, वीडियो बनाई और फिर ब्लैकमेल किया, अब लाओ पैसे दो, यानी अपने आप को तो आपने तर्क कर ही दिया ना, कर दिया खत्म आपने। तो फिर आप किसकी बात करेंगे। अभी जो हो रहा है, आपके परिणाम दूसरी बच्चियां, छोटी बच्चियां झेल रही, जो महिलाएं कर रही हैं, जो औरतें कर रही हैं। और कैसे देखिए पैरेलल किस समाज में चल रहे हैं। एक तरफ एक घरेलू महिला है, ठीक है, अच्छे से रह रही है फैमिली में, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके मन मुताबिक नहीं हुई, घुट रही है अंदर। ऐसे में कोई जिंदगी में आता है, उसके साथ थोड़ा बहुत उसका रिलेशन हो जाता है, वो चाहे फिजिकल भी ना हो या फिजिकल भी हो, तब भी उसको आत्मिक संतोष उसके साथ मिल रहा है। वो इतनी बदचलन और बेहया साबित कर दी जाती है, अरे ये तो आदमी को छोड़ के दूसरे, अरे जो रोज आदमियों को छोड़ के दूसरों के पास जा रही है उनकी भी जिक्र किया करो कभी। तो अच्छा होना भी गुनाह हो गया है। प्यार पे कोई पहरा थोड़ी है भाई, आपको नहीं है, किसी से भी हो सकता है, इमोशनली बॉन्डिंग हो सकती है किसी की, और उसमें अगर सुकून मिलके तुम्हारा परिवार सुखद चल रहा है तो छोड़ दो, वो थोड़े दिन बाद उसको छोड़ ही देगी। बिल्कुल, तुम खुद को बदलोगे, वो भी बदल देगी खुद को, वो उसे पता है उस रिश्ते में कुछ है नहीं, तो उसके लिए हम इतना चरित्रहीन साबित कर देंगे, उसे बिल्कुल ऐसा कर देंगे, उसको लगा देंगे उसको, हाँ बिल्कुल लगा देंगे उसको चारों तरफ से, और इन लड़कियों को कोई नहीं कहेगा।
जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी की लड़कियों को ही देख लीजिए, हाँ, है ना? हाँ। क्या बल्कि न्यूज़ में भी कहीं हम्म। रेड डली थी तो वो हाँ, पकड़ी गई थी पकड़ी लड़कियां, पकड़ी और जब वो पकड़ी गई तो उनका ये था कि हमें तो इजी मनी चाहिए थी। इजी मनी चाहिए। अभी कल हमारे यहाँ एक होटल से काफ़ी हमारे यहाँ रेड हो रही है। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि तुम जितना बक बक उस पर कर रही हो ना, जैसे उसकी परिणति है, किसी दिन तुमको पकड़ के सारा प्रशासन इकट्ठा करेगा। मैंने कहा मुझे तो कर चुका इकट्ठा कई बार। तो रेड हुई है और सब वो स्टूडेंट्स हैं एक होटल में, 24 लड़कियां और हैप्पीली कर रहे हैं वो लोग। हैप्पीली। मेरा तो छोटा शहर है, हालांकि अब डेवलप हो गया बाहर ज़्यादा। मतलब बस अड्डे के सामने औरतें खड़ी हैं, दुपट्टा बांधा और खड़ी हैं 10 to 5 की तरह से, घर से निकलती हैं, जॉब कर रहे हैं, और 100-200 रुपये में सामने 100 रुपये होटल वाला लेगा, उसी होटल के नीचे खड़ी हैं। पहले बस अड्डे पर खड़ी होती थी, उन लोगों ने हमसे शिकायत की थोड़ी सी, हमने की मरम्मत सी, यहाँ नहीं खड़ी होगी, बाहर जाओ, यात्रियों को फंसाती हो और उनको परेशान करती हो, बाहर जाओ। तो बाहर खड़ी है लाइन से। और अच्छे घरों की है। हाँ, ठीक ठाक। मतलब ये नहीं कि उनके इसी- घर वाले उनको धकेल ना रहे ना हैं, ना ना, उनको तो अपनी पता भी नहीं मर्जी से। है, उनको पता भी नहीं, आसपास से भी जाती हैं। अपनी अभी मर्जी। मेरी एक देवरानी है, वो मुझे बता रही कि मुझे रोज़ाना मेट्रो में जॉब करती है, कि रोज़ाना वो टिकट लेती है, और एक दिन मुझसे कह रही कि हमारे यहाँ ना हमारा एक NGO है। तो उसने पूछा कहाँ पे है तुम्हारा NGO? ये बता दूँगी मैं, आ जाओ तुम वहाँ मिलना मुझे बस स्टैंड पे। हाँ, अच्छी सुंदर सी है मेरी देवरानी, छोटी उम्र की है। तो वो बोली कि मेरी तो दीदी का है NGO, 33 साल पुराना, मुझे वो वहीं नहीं घुसने देती, तो तेरे पास क्या आने देंगी? तो बोली अरे कुछ नहीं। अच्छा कौन है? जैसे उसने बताया तो थोड़ी सहम गई। फिर बोली अरे नहीं हम उनके मुकाबले में, कहा मैं तो ऐसी मजाक करी, मेरा कोई NGO नहीं। और फिर उसने मुझे बताया कि दीदी मुझे दूसरे लड़के ने कहा कि इससे बात मत करना आज के बाद, ये तो वहाँ पे खड़ी रहती है। ऐसे औरतें फंसाने की कोशिश करती हैं। अच्छा, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? ट्विटर पे एक ट्रेंड चला था अभी कुछ दिन पहले, आई एम प्राउड टू हाँ, बी आर करके, हाँ, ना, मतलब मैं हाँ, वो लफ्ज भी नहीं कह हाँ, सकती। हाँ। उसके बारे में आपका क्या और कहना है? देखिए 14-14, 15-15 साल की लड़कियां उसको फॉलो कर रही हैं, जो कह रही हैं आई एम 14, आई एम 15, हाँ। इस तरह करके उसको कह रही हैं, उसको फॉलो कर रही हैं। इंस्टाग्राम पे है वो। तो एक्चुअली मैं तो उसे चैलेंज करती हूँ कि बेटा आ जाओ, रंडी होना क्या होता है मैं दिखाती हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे एक लड़की जब तैयार ना हो ये बनने के लिए, तो उसके इंटरनल पार्ट में मिर्ची डाल के और कोई सेक्स करें 3-3, 4-4 लोग, तुम्हारी उंगली में भी मिर्च अगर लग जाए, तुम्हारे होठ पे बाहर से लग जाए, तो तुम 100 दफ़ा इधर उधर चीनी ढूंढते घूमोगे। और सोचो उनका क्या हाल था। या वो ना माने और बिल्कुल उसने कह दिया मैं मर जाऊंगी पर नहीं करूंगी, तो चूना डाल के उसे मार दिया जाए ताकि दूसरों को सबक हो जाए। ये होता है। लेकिन सिर्फ इजी मनी पाने के ये सारे रास्ते हैं कि मेरे लाइक्स बढ़ेंगे, मेरे फॉलोवर्स बढ़ेंगे, मेरा कहीं से यूट्यूब मुझे पैसा देना शुरू कर देगा व्यूज के लिए, इस सब के लिए। कहाँ से पैसा, हमें तो ये नहीं समझ में आता कि पैसा क्या चीज़ है। शाम को क्या कोई ऐसा है दुनिया में कि जो भूखा सोता हो? भिखारी भी भूखा नहीं सोता है, शाम को जरूर भगवान उसको कहीं ना कहीं से अरेंज करता है। वाले का वादा है कि वादा है, जिंदगी दी है तो रिस्क भी मैं ही दूंगा। उठते सब जो अरबपति भी हैं वो भी भूखे उठेंगे सुबह, बिल्कुल, रात भर के, बेशक, है ना। तो क्यों, आखिर किस चीज़ को पाना है आपको? क्या आप सोना पहनेंगी नहीं तो दुनिया समाज आपको निकाल के फेंक देगा क्या? या ऐसा कि आप ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनेंगी तो क्या आपको कुछ कहेगा? मैं तो नहीं ब्रांडेड पहनती, मैं तो कुछ भी पहन लूँ जो दिखाई दे मुझे, तो क्या मुझे कोई निकाल के फेंक देगा? बिल्कुल। मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं नहीं पहनती ऐसी चीज़, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ दूसरी हैं। कि मैं अगर 10,000 की साड़ी खरीदूँगी, इससे अच्छा है कि मैं 500 रुपये की साड़ी खरीदूँ ताकि उन बाकी बचे हुए पैसों को किसी एक बच्चे पे खर्च कर सकूँ। मैं नहीं कर सकती उस चीज़ को। प्रायोरिटीज़ है मेरी। बट आजकल तो दुनिया सेल्फ सेंटर्ड हो गई ना, लड़कियां जैसे यंग गर्ल्स हैं कि वो तो कहती हैं हमें टिप टॉप रहना है। नहीं तो उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ ही दिन में आपका रंग रूप ढल जाता है। आप तो माँ हैं, आप देखिए कि अगर मैं नहीं जानती है आप पहले कैसे दिखते थे, लेकिन माँ बनने के बाद चेहरे पे ग्लो आ जाता है औरत के। बिल्कुल, हर औरत के आता है। बच्चा पेट में होता हो तब से आना शुरू हो जाता है, ये स्वाभाविक है। बिल्कुल, है ना? सच बात है, ये सच है ना? है ना? तो इनके चेहरे पे ग्लो दिख रहे हैं। वो 25 तरह के लाल लगा लगा के बाहर निकल रही हैं, उनको गालों को लाल करके चल रही हैं, तो ये ग्लो नहीं है। तुम ग्लो को अंदर से पैदा करो। माँ बनना हमारा सबसे बड़ा एक, इससे बड़ी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। हमें तो भगवान ने वो चीज़ दी है ऊपर वाले ने कि हम, ये केवल हमारे पास है ये वरदान कि हम माँ बन सकते हैं।
पुरुषों के पास नहीं है ये। आप कम से कम देखो तो एक स्त्री बनी हो, स्त्री पूरा भार आप पे है, आप में और धरती में बराबरी की जाती है। बिल्कुल। देखो आप वो दुनिया का बोझ उठाती है, आप पूरे परिवार का बोझ उठाते हो, आप समाज का बोझ उठाते हो। ये केवल आपको ही दिया गया, और जो सहने की ताकत आपको दी गई है, बिल्कुल वो तो नहीं किसी के पास से है। वो किसी के पास नहीं। मैं ताज़ा घटना पे हूँ कि मेरे बच्ची को इतना भगवान ने साहस दिया है, मगर मेरे दामाद को साहस नहीं दिया। तो ये साहस केवल औरत के पास है, हर परिस्थिति में भूखे रह के आपके साथ समय काट देगी। आप देखो तो उसे सम्मान देकर, प्यार देके, मगर आपको पता नहीं कौन सी दुनिया में आप खुद ही अपना सम्मान को बिल्कुल डैमेज कर दिया है। जैसे कहना जिसको डैमेज कंट्रोल जिसका है ही नहीं कुछ, वो आपने कर दिया है। तो आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो ट्विटर पे ये ट्रेंड चला रही हैं? देखो भाई, मैं तो यही कहूँगी बस कि माई बॉडी माई चॉइस, आई एम ए प्राउड रंडी। तो पहले तो वो जो कह रही हैं वो आके देखें ज़रूर। मैं ये नहीं कहती आप कबाड़ी बाजार आके देखो, मैं कहती हूँ जीवी रोड चले जाओ, सोनागाछी कहीं भी चले जाओ, देखो रंडी होना क्या हो। बिना एहसास के ये बात मत बोलो, ये मत बोलो, बिना एहसास के मत बोलो। उनकी तकलीफों का एक बार एहसास तो करके देखो। चेहरे पे भाव नहीं होता, आंसू बोल के कोई उनके पे, मतलब बस ऐसे बैठ रही है। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हम अच्छे घर में और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऊपर वाले का शुक्र है। हमें प्यार भी मिलता है, हमें दुलार भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, इज्जत सोसाइटी में पहचान है। और आप क्या मांग रही हैं दुनिया से, आप खुद से कह रही हैं। तो अब हम ये जीबी रोड की जो हम रेड लाइट एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये और लड़कियां या औरतें ये मतलब कहीं से आती हैं या ये वहीं पर पैदा होके नहीं, वो एक जमाना और था कि जब वो भी मातृ सत्तात्मक परिवार थे। राजस्थान की कुछ ऐसे बेड़नी और नट और खंजर जिनमें इस तरह का नाचने गाने का पेशा था, वहाँ भी वेश्यावृत्ति नहीं थी। वो भी ऐसे नाचने गाने का और ये करके कमा के लिया, और जबरन नहीं था कि आपकी मर्जी तो आप कमा के चले आओ किसी बाजार में जाके, और नहीं तो फिर शादी कर लो। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुए, तो बाहर है नर पिशाच ऐसे जो घूम रहे हैं, जो बच्चियों को फंसा के वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको कहते हैं, बड़ा विस्तृत रूप है। इस समय तीसरा विश्व का सबसे ज्यादा धन देने वाला है, और जो केवल वेश्यावृत्ति से सीमित नहीं है, बच्चों की तस्करी है, चाहे भले ही वो गोद देने के नाम पे हो, अंगों की तस्करी है। इसलिए बच्चों को उठाया जाए, मतलब उसमें वयस्क को उठाया जाए, कम से कम 16 का होना चाहिए, तो उसको इस तरह उठाया जाएगा फंसा के, प्यार में, कभी नौकरी के नाम पे गरीबी को भुना के, इस तरह से उठाया जाएगा। और वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, इनमें लड़कियों की थोड़ी कमी है। देखिए हरियाणा में अच्छे घर हैं, इतनी ज़मीन है, वहाँ शादी कर देंगे, और एक एक लड़की को मैंने 10-10 बार बिकते हुए देखा इन घरों में। हरियाणा में तो बाकायदा वो बिहार से लड़कियां लाके शादी, कितना सीरीज भी बनी है इस पे कि वो शादी कर लेते हैं। देखिए जिनकी हो गई, वो उनके बच्चे हो गए, वो सम्मान के साथ जी रही हैं। ये अलग बात है उनको जिंदगी भर बिहारन कहा जाए, जिंदगी भर पढ़न कहा जाए, या कुछ और कहा जाए, ये अलग बात है। मगर उनके बच्चों को सारे हकूक हैं, उनको सब हैं, अब वो रहती हैं इज्जत के साथ कि उसकी बीवी है। मगर जिन लड़कियों को ला के एक बार एक ने खरीदा, फिर उसका मन भर गया, दूसरे को बेच दिया, तीसरे को बेच दिया, ये भी बड़ा ट्रेंड है। फिर फाइनली वो जाके जीबी रोड पे पहुंचती हैं। नहीं, जीबी रोड का मतलब नहीं इसमें। फाइनली किसी बूढ़े ढेरे को बेच दिया, वहाँ रह गई। जीबी रोड और इन पे कबाड़ी बाजार या इनमें तो डायरेक्टली, अच्छा डायरेक्टली सीधा बेच देता है, ये नहीं कि पहले यूज करके फिर। अच्छा यूज ही तो नहीं करना, ये तो शर्त है। ओके, यूज नहीं करना। इसका वो एक बड़े घर की लड़की नहीं, अब नथुतराई की तरह समझ नहीं रही। अच्छा एक अच्छे घर की लड़की को जो फंसाना है, तो उसके लिए एक अच्छा खासा लड़का जो जिम विम करके बॉडी बनाई हो, जो आजकल का ट्रेंड है, एक 2 व्हीलर उसके पास अच्छा सा हो, मतलब दिया जाता है। मतलब पूरा एक अच्छा सीन होना चाहिए, लगे, बढ़िया कपड़े ब्रांडेड सब, और बड़े स्टाइल में रहने वाला। तो वो देखेगा कौन टारगेट है। एक आध लड़की कोई फंस गई तो फिर उसको घुमाएगा, रेस्टोरेंट भी ले जाएगा, लॉन्ग ड्राइव पे भी ले जाएगा, ट्रस्ट जीतेगा और छुएगा नहीं बिल्कुल भी। लड़कियों को तो अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है बड़ा कि शरीफ लड़का है, शरीफ है। और फिर उसकी परिणति होती है कि वो किसी बाजार में दिखती है। तो मतलब फिर इनको बहुत टॉर्चर किया जाता है, जैसे हम देखते हैं बहुत कुछ। कैसे तैयार होगी ये लड़की, कैसे हो जाएगी, एक भले घर से लड़की आई है, कैसे तैयार होगी, अल्टीमेटली उसके पास जब कोई रास्ता नहीं जाता तब वो हथियार डालती है। ठीक है, तो आपने कुछ केसेस है वहाँ से भी रेस्क्यू किए हैं, कर पाई हैं आप? बहुत सब जगह से, मैंने तो सब जगह से किए हैं। अभी तो सोनागाछी से तो अभी एक लड़की निकाली है। अच्छा। और मैं तो गांव देहात से भी निकाली है, जिनको जगह जगह बेचा जा रहा था। बड़े लोग शामिल थे, उनके बीच से ख़तरनाक लोग शामिल थे, उनके बीच से, और तब निकाल के लाई मैं। बिना भाषा जाने, हैदराबाद की लड़की भाषा नहीं जानती,
लेकिन प्यार की भाषा ऐसी है सुबुल, जिसे हर कोई पहचानता है। वो मैंने केवल पहली बार वहाँ देखा। मुझे महसूस तो हमेशा होता था, लेकिन ये पहली बार था कि आप किसी को अपनी धड़कन सुना के देखो, वो आपको समझ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। उस बच्ची को जब हम निकालने के लिए गए तो हमें किसी ने सूचना दी कि उसके घर में है, और वो महाबदमाश आदमी, आज के टाइम में घोड़े पे चढ़ के चलने वाला, सरेआम कत्ल करने वाला। तो हमने थाने से कहा कि भाई हमको चाहिए थोड़ा सा मदद आज आपकी। बोलना ना, उसके घर तो हम न जाएंगे ना देंगे आपको, न जाने देंगे। मैंने कहा वो तो आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है कि आप मुझे रोक सकें, तो जाएंगी। फिर हमने दूसरा अरेंजमेंट किया, हमने कुछ पोलियो के डिब्बे लिए और अपने साथियों को लटक पाए, चलो भाई मेरी साथ चलती हैं तुम्हारी। हम वहाँ गए तो बड़ा सा घर, हमने कहा जी कोई है बच्चा पोलियो के लिए? नहीं जी कोई नहीं है। ये तो बात खत्म कर दी इसने ही। फिर मैंने कहा बहन जी जरा सी चाय तो वो पानी पिला दो, हमें प्यास लग रही है, बहुत गर्मी हो रही है। अच्छा, उसने अपनी बहू से कहा कि जब पानी पिला दे। मैंने कहा जी बढ़िया जी, वो बाहर ही खड़े खड़े पानी, हमको ये छूते हैं, यहीं खड़े खड़े पानी पिला रहे हो। ना आ जाओ जी आ जाओ। आ गए, हम बैठ गए, पानी वानी पी लिया। फिर मैंने कहा अच्छा ये बहू है आपकी, बात तो बढ़ानी थी किसी तरह। वो लड़की कहाँ दिखे, बड़ा सा घर। फिर वो अपनी बहू से बोली अरे चाय बना ले, इतनी दूर से आई हैं, चाय बना। मैंने कहा बड़ी सजावट सी हो रही, झंडी वंडी लग रही। हाँ शादी है। मैंने कहा बेटे की है? ना मैंने कहा और है? मैंने कहा किसकी है? ऐसे कैसे की है? अजीना परिवार में ही है एक। चलो होगी भाई, हमने नहीं पूछा। अब लड़की दिख नहीं रही तो क्या करें। मैंने कहा सारी बहुओं से तो मिलाओ। तो बहुओं से मिला दी। मैंने कहा जी मैं तो इतने साल से कर रही हूँ, ये पोलियो आपके गांव में भी हम तो कर रहे हैं, और आंगनवाड़ी बहन जी भी हैं। ऐसे करके हमने सब उन्हें पूरा मत में, और गांव में आंगनवाड़ी से बड़ा कोई अधिकारी होता नहीं। तो अब वो जैसे काफ़ी बड़ा घर और बिल्कुल कॉर्नर के दरवाजे पे वो खड़ी लड़की। अच्छा। अब हमको क्या पता, हमारे पास तो ना फोटो ना कुछ है। हमने कहा ये कौन है? मैंने कहा ऐसी रिश्तेदारी में आई, जा तू अंदर। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने उसकी तरफ ऐसे करा। अच्छा। उसने एक सेकंड नहीं लगाई, लड़की फटाफट आ गई, भागी। लंबी चौड़ी लड़की एकदम मजबूत सी, हैदराबाद। हाँ हैदराबाद की 20-21 साल की लड़की होगी। और आती मैंने ना उसे ऐसे करा, जैसे मैंने लिया, मैंने सीने से कस के लगाया, बहुत कस के। वो ऐसे लगी रही, आपको फोटो देखेंगे आप मेरा, तो ऐसे लग रही है वो मेरी छाती से यूँ की यूँ ही लगी रही। मैंने उसे कहा कि बेटा हिंदी जानती हो? तो उसने कहा हिंदी नहीं। फिर भी उसने कहा 2000-3000। मैं समझ ये कह रही है मुझे 2000 में खरीदा, 3000 में बेच दूँ, ये कहना चाहती है। अब देखिए उन्होंने कहा अब आ जाएंगे, तुम्हें खान साहब निकलने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, बताओ तुम कैसे निकल जाओ। मैंने कहा भाई मार देना, ये तो लेके जाएंगे। मेरे साथियों को पता है कैसे करना, मुझे कवर अप कर लेते हैं। मैं ऐसे ही उसे लगाए और मैंने ड्राइवर से कहा, मैंने कहा गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया, मैं आऊँ ना आऊँ मेरी इंतजार मत करना, लड़की लेके भाग जाना। तो ठीक है, थोड़े कसमस आए कि नहीं, चलो मैं ले जाती रही लड़की को। मैंने लड़की को धक्का दिया, बैठा दिया, मैं भी बैठ गई। फिर वो दूसरी गाड़ी में ये सब लोग बैठ गए, और वो बड़ा चिल्लाती रही कि भी देखो तुम्हारा क्या हाल करे। और पुलिस आए ना, हम तो बार बार फ़ोन करें। फिर गए थाने पे, तो वो थाना छोड़ के भाग गया। अच्छा। SHO तो मैं बहुत फ़ोन करी, भैया आ नहीं रहे तुम? भैया मुझे मरने का कोई शौक नहीं। मुझे बिल्कुल शौक नहीं, वो यहीं आएगा, यहीं मारेगा हमें सबको, और आपको शौक है। अच्छा, मैंने कहा तो हम भी आज यहीं बैठे हैं, आना तो तुम्हें ही पड़ेगा, क्योंकि GD में भी चढ़ाओगे, और हमको एक महिला पुलिस भी चाहिए। दूर थे हम, काफ़ी मतलब शहर से काफ़ी दूर थे, 32 किलोमीटर लगभग। तो मैंने कहा आ रहे हो तो आ जाओ। नहीं आया वो। 9 बज गए रात के, दिन में रेस्क्यू किया हमने 12 बजे। मगर वो बंदा भी हमारी रेकी तो उसने की होगी कि हम क्या है, नहीं आया वो। अच्छा। वो थाने तक भी नहीं आया। उससे पता लग गया होगा कि कोई चीज़ ही आई है, कुछ नहीं, तेरा इलाज तो करेगी। तो ना बोले पुलिस। मैंने कहा तुम्हारी लेगा ये बाद में क्लास, मैं तो जा रही हूँ लड़की लेके। बोले जी महिला पुलिस नहीं है। मैंने कहा चल मैं तो अपने आप ले जा रही हूँ, मत ले जा, क्योंकि वो इलीगल हो जाएगा। तो कह लाओ फिर। खैर एक सिपाही मिली, 9 बजे हमने लड़की को एडमिट कराया। इस बीच जितना वो हिंदी बोल सकती थी वो थोड़ा थोड़ा करके कि मुझे 2000 में बेचा, ये कह रहा था कल 3000 में। और मैंने कहा शादी किसकी थी? मैंने पूछा शादी, तो बोली मेरी। मैंने कहा किससे? वो उसने बताया वो घोड़े वाले से, जो उस घर का मालिक था, जिसकी वो बहुएं बेटे सब थे, वो शादी कर रहा था। बुढ़ा शादी कर रहा था। हाँ, वो खतरनाक आदमी, और वो शादी कर रहा था। तो फिर किसी और के पास भेजता, चाहे किसी भी रूप में भेजता, ये तो वो जाने। तो ये कई बार में बिकने में, मैंने 12 बार में लड़की बिकती हुई बचाई, और बड़े नेता के घर से किसी ने मुझे दी। मैं लोग करते, चलो मैं तो उसे एक को ही समझती हूँ कि चलो सूचना तो देते हो,
नहीं बनते भगत सिंह मत बनो, दिया कि जी लड़की बिक जाएगी आज कहीं और, सीधी सादी लड़की है और लड़की कोई शक्ल नहीं सूरत नहीं। हम पहुँचे वहाँ, हमने कभी लड़की हमें सामने दिख गई, मैंने कहा क्या नाम है तेरा, उसने नाम बताया, मैंने कहा नाम बता नाम, तो नाम क्या बता रही थी वो, बहू। हैदराबाद वाली ना ना अच्छा दूसरी दूसरा लड़की। केस अच्छा अच्छा बहू मतलब स्लो लर्न थी थोड़ी, मैं कम समझ थी उसको। हाँ मैंने कहा पता नहीं क्या बात है ये वो, तो कोई आया अभी तभी, वो जी क्या है इससे क्यों बात कर रही हो, मैंने कहा क्यों भैया तू बता दे तुझे क्या काम है इससे, नहीं नहीं तो मैंने पता कि ये उनके घर काम के लिए आई है। तो क्यों पोस्टर लगा रखे तुमने, किसके घर आई, एक मंत्री जी का नाम लिया कि उनके घर है, तो मैंने कहा तो कोई बात नहीं मंत्री जी की भी लेके जाएंगे हम, तो लड़की जब इलीगल तरीके से लाई गई है नाबालिग लड़की, हम तो लेके जाएंगे इसको, छोड़ने की तो नहीं। हाँ लेकिन नाबालिग थी नहीं, तो वो लड़की से जब हमने पूछना शुरू करा तो उनके लोगों ने हमें यूँ घेर के बैठ गए, उन्हीं की बैठक में बैठे, आप जानती नहीं है अभी कहाँ बैठी, मैंने मुझे पता फलाने के पास ही तो हूँ, कर लेगा भी तू, जो वो करेगा आज मैं उसकी वो बेइज्जती करूँगी, तो ज़िंदगी मुझे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, तुम मारोगे मुझे, मार तो तुम सकते नहीं, इलीगल हो जाएगा। और रही मैंने फिर पहली बार मैंने रेस्क्यू ऑफिसर की मदद ली। मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा सर कभी तो अपनी ज़मीर को जगा लो, इस बच्ची को निकाल दो। और मैंने कहा इंस्पेक्टर मना कर रहा है कि मैं रिपोर्ट नहीं लिखूँगा, मैं क्या लिखनी पड़ेगी, तो उन्होंने खैर इंस्पेक्टर से बात की और बोले लिख दो जो मैडम कह रही हूँ लिख दो। मैंने कहा चल मैं इतना करती हूँ, मैं मंत्री जी का नाम नहीं लिखती क्योंकि वो मौजूद नहीं है, अगर वो मौजूद हो जाए और आ जाए तो लिखूंगी उनसे। मैंने कहा जितने तुम बैठे हो ना ये सब बुला लो ना एक बार, अगर मंत्री जी का नाम दर्ज ना करा के जाऊँ तो मुझे भी कह देना तुम। थोड़े ठंडे पड़े हो, हमने लड़की ली, पुलिस से कहा, मैंने कहा लेके चलो इसे जीप में बिठा के, मैं आ रही पीछे पीछे ले गए वो। वहाँ जाके हम कह रहा हूँ पसीने पसीने हो रहा, बहन जी आज तो मरवा देती, आज तो जीने का कोई ढंग नहीं था, ये मारता हमें, सारा सस्पेंड भी कराता, कुछ ही होने के तुम। और देखो ऊपर वाला ऐसे मेरा साथ देता है, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें इसका, नारी निकेतन भेजें तो पता नहीं, कभी कभी मेरा मन नहीं करता। तो हम ऑफिस पहुँचे, तभी एक लड़का आया, वो कहने लगा कि मैडम मैं रोज़ अखबार में पढ़ता हूँ आपके बारे में, और मैं बहुत समाज सेवी नहीं हूँ, कुछ परिवर्तन भी नहीं करने की बात कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन मैं किसी ऐसी लड़की का जीवन संवारना चाहता हूँ जो वाकई में नीडी हो, और आप मुझे फॉलोअप करते हैं ना, मैं फलानी जगह का हूँ, बता दिया उसने मुझे गाँव का नाम, आप मुझे मेरा पता कर लेना, पर मैं बस समझ लो कि ये मेरी मंशा है कि मैं किसी ऐसी लड़की का, आप इतनी का कर रहे हो तो मैं एक का भी उद्धार नहीं कर सकता, मैंने कर ले इसका कर दी रही सामने तेरे, तो उसने कर देना। मैंने कहा सोच ले, थोड़ी सी कम समझ है, इतना कि भाई तू बताएगा उतना काम करेगी, पागल नहीं है पर थोड़ा स्लो है। कहा जी ठीक है। मैंने कहा चलो भाई, मेरी एक फ्रेंड है वो थोड़ा मेकअप का सामान रखती है अपने उसमें हमेशा, मैंने कहा लिपस्टिक है, बोली हाँ जी है, मैंने कहा ले भाई मांग भर दे, शादी हाँ। और मैंने कहा 2 माला लिया, बहुत जल्दी भाग के, नहीं मिली माला, आसपास थी नहीं, तो हमने भगवान जी की उस पर टंगी रहती है हमारे, उतारी, लो भाई एक दूसरे को पहना दो, हो गई। बहुत बढ़िया। फिर हाँ, और मैंने कहा चल मिठाई मंगा, एक डब्बा फटाक से, उसमें पैसे निकाल के दिए, लो जी मिठाई ला दो। फिर उन्होंने बिछी मंगाई, मैंने कहा तू पहना, बोले जी ये तो कोई और पहना था, मैंने कहा अब तू पहनाएगा ऐसा, हाँ इसका माँ बाप पति भाई सब तू है, ये बनाएगा, और ज़िंदगी में हाथ पैर तोड़ दूंगी अगर इसे दुख दिया। अच्छे से रह रही है, 2 बेटे, अच्छा बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं। अरे वाह, कितना बढ़िया रह रही है। सवाब का पुण्य का काम किया। मेरी किसी बच्ची ने मुझे कभी बुराई नहीं दी बताइए, जितनी शादी की, बस गूंगी बैरी ने नहीं दी। तो बहुत बढ़िया रहा। तो किसी लड़के को भी रेस्क्यू किया कभी? हाँ, जैसे लड़कों की हमने बात करी कि वो भी बख्शे तो वो भी नहीं जाते नहीं हैं। वो भी नहीं जाते, अभी तो किया, कल तो घर में एक मैं काम कर रहा था, और कैसे मुझे फ़ोन किया मुझे नहीं पता लगा, किसने किया क्या किया, कोई सामने नहीं आया। फेक भी हम सोच रहे थे कि फेक हो सकता है, हमारा पॉडकास्ट सुबह था लेकिन हमने कहा ये शाम को रख लो, पता नहीं मुझे कितना टाइम लग जाए, तो इजीली हमने निकाला बच्चे को। तो ऐसे था, कोई 8-10 साल का है, सब बताया, पेरेंट्स सब बताया उसने बाहर निकल के कि ये है मेरे, लेकिन बहुत बुरे हाल में है, अभी एडमिट कराया उसको उसके घर वालों ने, और बस वही बात आती है फिर सामने, उन्होंने कहा जी मुकदमा लिखाएंगे, गलती हमारी है, हमने तो घर के कामकाज के लिए दिया था, गरीब आदमी है, घर के पढ़ना नहीं चाहते ना वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में, कि कहाँ से लाएंगे पैसे, बाहर के रहने वाले, यहाँ नोएडा में काम कर रहे हैं ना, बदनामी भी हो जाएगी। मैं क्या लड़के की भी बदनामी, चलो ऐसी सी
अभी कह रहे एडमिट है जी, अस्पताल में कर रखा है। तो यहाँ पर कहना है कि सॉफ्ट टारगेट जहाँ मिलता है हाँ, ऐसे दरिंदों को हाँ। वो बना लेते हैं। वो हाँ उसका करते हैं, ये मतलब कुछ नहीं। कोई रिटायर्ड है, पढ़ा लिखा हाँ। है, वो भी इस काम में हाँ हाँ घुसा बिल्कुल हुआ है गंदगी बिल्कुल। में। अब मैं चलिए रिटायर्ड की बात आपने की, हाँ मैं रिसेंट की बात बताती हूँ। लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं। हाँ हाँ। पहले तो मैं उसकी बात करूंगी। एक लड़का मुझे फ़ोन करता है, मैं नोट कर लेती हूँ ऐसे लोगों के नाम और नंबर ट्रू कॉलर पे आके। बड़े धीमे धीमे बोल रहा था, मैं समझ गई कि बदमाश है ये। मैंने कहा बोल, जोर से बोल दे भाई, क्या चाहिए मेरे से। वो जी ये जिगोलो कंपनी है। बहुत गंदी गाली थी, देती हूँ मैं गंदी गाली माँ बहन की। मैंने कहा हाँ है तो, अब तू बता मुझे बनना है जी। मैंने कहा माँ है घर में, हाँ है। बहन है, हाँ। तो मैंने कहा माँ से शुरू कर, तेरी ट्रेनिंग है ये। माँ के साथ तो अच्छा बुरा जैसा भी करेगा, पहले माँ के साथ अजी ऐसे कैसे। मैं कहा तेरे रैपट इतने मारूंगी खींच खींच के, वहीं आके तेरा नंबर भी आ गया मेरे पे और लोकेशन भी आ गई है, वहीं भेजूंगी पुलिस और वहाँ मारूंगी तुझे ले जाके। ये मानसिकता देखिए आप। दूसरा बताऊँ, एक सज्जन मुझे फ़ोन करते हैं और बोले मैडम मैं थोड़ी देर बाद बात करूँ आपसे, अगर समय दे दें तो। मैंने कहा जी आपकी मर्जी, जब मर्जी हो। बोले मैं 4 बजे करूँगा शाम के। चलो 4 बजे कर लेना। 4 बजे उन्होंने फ़ोन किया। बोले मैं 75 का हूँ, रिटायर्ड हूँ और मेरी बेटे बहू से नहीं बनती, बीवी मेरी गुजर गई पिछले साल। जी मैंने कहा आप क्या गुजार, आपको उनसे पटनी है कि नहीं पटनी है। बोले मुझे ठीक से खाना नहीं देते। मैंने कहा ठीक से क्यों, आप मेरी बात कराओ, मैं बात करती हूँ। अब मैं क्या कानून का डर दिखाऊंगी तो अपने आप करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं वो बात नहीं है, ऐसा है वैसे तो मेरी आमदनी लगभग 2 लाख रुपए के करीब है, क्योंकि मेरे 60-70 हज़ार पेंशन आती है, बाकी मेरा किराया आता है। तो मैं 50 हज़ार अपने पास रखता हूँ और 1.5 लाख अपने बेटे को देता हूँ। मैंने कहा फिर भी रोटी नहीं देता। ओ जी मेरे उनके विचार नहीं मिलते। चलो ऐसे ही सही मिल जाएंगे। मैंने कहा अब क्या बाबूजी आप बात कर रहे हो, 75 साल की उम्र में ये विचार नहीं मिलते, थोड़े से मिला के चलो। फिर बोले जी मुझे तो आपसे एक अनुरोध था, अगर मान लें तो। मैंने कहा हाँ जी बताओ। कोई महिला मिल जाए, 75 साल का आदमी कह रहा है मुझसे, मन भी बट जाएगा थोड़ा और इकट्ठे बैठ के सुख दुख भी बांट लेंगे। हाँ मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएगी। वो जो आप इतनी छुड़ाती हो, मैंने कहा वो वस्तु नहीं है जिन्हें मैं छुड़ाती हूँ कि जिनको बेच के आप ले जाएं खरीद के, पर मैं आपको ज़रूर दिलवाऊंगी। शर्त एक है कि क्या है जी। मैंने कहा वो पैसा बंद कर दो, बेटे को देना 1.5 लाख रुपए उनके नाम लिखो बाकायदा एफिडेविट पे। ये 1.5 लाख में इसे दूंगा। दूसरी बात अपना मकान नाम करो उस औरत के, क्योंकि वो बुढ़ापे में कहाँ जाएगी। बिल्कुल। बोले नहीं जी 40-45 साल की भी हो तो चलेगी। मैंने बहुत बुरी गाली दी। मैंने कहा तुझे वहाँ मारूंगी जब पानी नहीं मांगने का, तो फिर मैं चाहे जेल चली जाऊँ। मैंने कहा मुझे अपना एड्रेस तो दे, मैं वहीं आ रही हूँ लड़की को लेके तेरे पास। फिर नहीं करा उसने मुझे दोबारा। कानपुर के वो सज्जन है। मतलब और उनका दिमाग कितना चल रहा है इस उम्र में। 75 साल की उम्र में उनको औरत चाहिए जी, औरत चाहिए और देना कुछ ना पड़े, औरत चाहिए। ये मानसिकता है उसका अपनी। और फिर मैं इससे बुरा क्या बता सकती हूँ कि 60-65 साल का आदमी आता है और कहता ये वाली भेज दे। तो मैंने उससे कहा कि ये क्या कर रही है तू मालकिन से, क्यों भेज रही है इसके पास। कहता ये निकाले से बाहर। बोली ये क्या करेगा, छोड़ो जाने तो, पैसे तो दे रहा है। मैंने कहा तो इतनी छोटी लड़की क्यों मांग रहा है, कोई और भेज देंगे। नहीं इसी मांग रहा है, तेरी मर्जी भेज दे। चली गई लड़की। थोड़ी देर बाद मुझे बड़ी तेज चीखने की आवाज़ आई। मैंने कहा ये क्या है, तू निकालेगी बाहर या मैं पर्दा हटा दूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आपको तो पता है कि अगर ये लड़कियाँ शोर नहीं मचाती तो ये कहते ठंडी है दूसरी लाओ। अच्छा मैंने कहा ये वो नहीं है। हाँ मैंने कहा ये वो आवाज़ नहीं है, निकाल इसे बाहर निकाल लड़की को। मैं अंदर चल जाऊँगा, पर्दा हटा दूँगी 1 सेकंड में, फिर तू मत कहियो। तो इतने में वो आदमी निकला। उन्होंने कहा आ गया, बाहर आ जा जल्दी, वहीं आ रही है मैडम। नहीं तो आ गया बाहर आया बड़ा हंसता हुआ। मैंने कहा रुको जाना नहीं है, पहले मैं देख लूँ लड़की को क्या हुआ। लड़की को बुलवाया तो शॉर्ट्स पहने हुए थी, पैर लहूलुहान हो रहे थे उसके, नीचे तक ब्लड आ रहा था। मैंने कहा ये क्या पीरियड से थी लड़की। तो नहीं, तो उससे पूछा कि पीरियड हुए थे। नहीं। फिर तो उसने उसके पैर के अंगूठे की तरफ इशारा करा, वो उसकी इंटरनल पार्ट्स में डाला, कटा बटा नाखून और पैर का अंगूठा उसके इंटरनल पार्ट्स में डाला। ये उसका प्लेजर था अल्टीमेट।
तकलीफ पहुंचा तकलीफ खुश पहुंचा होना। के खुश होना। सोचिए क्या मर्दों, ये मानसिकता है वो कि आप कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश कितनी कर सकते हैं। क्योंकि जो- वही बात हुई जो ऐसा आपने कहा कि उस एरिया में जाओ और हाँ, थोड़े से पैसे देके भी- कुछ भी कर लो। कुछ भी, वो ऐसी डिटेंशन में है कि जिससे कभी मुक्ति नहीं है। आपको डिटेन किया जाता है, कानून के अंतर्गत किया जाता है, कभी तो मुक्ति है, हाँ, लेकिन उससे कोई मुक्ति नहीं है कभी भी। कोई जरिया नहीं है बाहर जरिया निकलने नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी में, जहन्नुम है वो जहन्नुम, धरती पर। उससे भी ज़्यादा जीते जी का कि एक लड़की का मन करे कि काश मैं बाहर खुली हवा देख सकूं, नहीं देख सकती। काश मैं इससे अलावा कुछ और करूं, नहीं कर सकती। सुबह शाम रात बस ये दर्द हो रहा है तो गोली खा लो, शराब पी लो, बस इससे ज़्यादा नहीं। तुम सोचो कि भाई मैं मना कर दूँ कि 10 कस्टमर के बाद नहीं, नहीं, गोली खाओ, चलो, नशे की गोली, दर्द बंद होने की गोली, शराब, सब तो ड्रग्स। हाँ। और वो भी तो एक है ना कि कोई इंजेक्शन दे देते हैं छोटी छोटी बच्चियों को। वो तो देखिए यार बैन है वो इंजेक्शन, अच्छा। ऑक्सीटोसिन है। ओके। और हम चूँकि देहात से हैं तो हमारे यहाँ गाय तो नहीं लेकिन भैंस अगर दूध ना दे, परेशान कर रही है, तो उसको ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है। अच्छा। ताकि दूध उतर आए, उसके पूरे शरीर का इकट्ठा होकर दूध उतर आएगा जरा सी देर में उसके दिनों में। तो आप सोचिए कि उस औरत के साथ क्या होता है। तो छोटी सी बच्ची एकदम से बड़ी हो जाती है। एकदम से बड़ी हो जाती है, एकदम से उसकी ब्रेस्ट भारी हो जाएगी, हिप्स भारी हो जाएंगे, और अंदर कुछ और भी डाल के दिया जाता है तो उससे तकलीफ बढ़ती है। उसकी तकलीफ बढ़ती हैं वो तो ठीक है कि 1-1.5 महीने तक उनको दिया जाता है, लेकिन उसके बाद वो हाइपर हो जाती है कि कोई भी कस्टमर आए मैं अच्छा। खुद से जाने के लिए। खुद को इनको ये उससे बड़ी कोई नर्क और पीड़ा नहीं है। जब अपनी आंखों से देखूंगी लड़की, मैंने कहा ये ऐसे क्यों कर रही है, अरे ऐसी ही है, लेकिन ऐसी नहीं है। जब बहुत दिन तक मैंने लगातार ये सब चीज़ें देखी तो कुछ ऐसा दिया जाता है कि जो उनके हार्मोन्स ग्रो करे और वो बेचारे लड़के के पीछे भागे कि मैं चलूँगी उनसे। इतना एक्टिव और हाइपर एक्टिव हो जाती है। hyperactive। उसके बाद बॉडी में तो अलग साइड इफेक्ट्स होते हाँ, होंगे। वो अलग दिमाग, इफेक्ट्स हैं। शरीर सब। हाँ, मतलब मैं एक लड़की को देख रही हूँ कि बच्ची थी, अचानक मैंने देखा, मैं देख रही उसको, वो भी मुझे देख के मुस्कुराई। तो मैंने कहा ये लड़की कौन है, मैंने देखी है कभी पर पता नहीं। उसने कहा पहचाने नहीं, वो है ये। मैंने कहा ये अचानक ऐसे कैसे हो गई। हाँ बड़ी हो गई, बस क्या मतलब आप सोच भी नहीं सकते वहाँ के नर्क, वहाँ की गंदगी कि वहीं एक आदमी पेशाब कर रहा है, वहीं यूज कंडोम फेंक रहा है, वहीं वो बैठ के रोटी खा रही हैं, छींटें उसके ऊपर आ रही हैं, तो गुटखा थूक रहा है, उसे उठने की इजाज़त नहीं उस चबूतरे के ऊपर से। जैसे गंगूबाई में दिखाया ऐसे चबूतरे, तो वहीं बैठे रहना है उसको, वहीं पे रहना है। ये गंदगी से मुझे याद आया, मैंने आपकी रील देखी थी, आपने बताया था गल्फ में ऐसा होता है ना कि यहाँ की लड़कियाँ मॉडल्स, पॉटी वो किसी यूक्रेनी मॉडल ने किया अच्छा। था और अचानक से बंद हो गया। जैसे आप देखो ये एप्स्टीन फाइल चर्चा बंद हो गया और वो मर गए, ऐसे वो यूक्रेनी मॉडल मर गई। फिर आया अभी ये जो कि वो ये सब कर रहे थे, वो पति पत्नी और उनका बेटा वो एक एक्सीडेंट में मर गए। तो कैसे मर जाते हैं ये लोग, अचानक इनको क्या हो जाता है, जैसे रास खुलता है वैसे बंदे मर वैसे बंदे मर जाते हैं। अभी वो जिनको उनको शायद फांसी डिक्लेयर हुई है, पता नहीं क्यों हो गई। राम रहीम जैसे को नहीं हुई तो इनको क्यों हुई है। तो उनको पैरोल मिलती है 1 साल में 24-24, और वो सज्जन उन मतलब रिटायर्ड हैं वो इंजीनियर, और उनकी बीवी बाहर से, वो अपने मोहल्ले में बहुत अपनी कॉलोनी में सोफिस्टिकेटेड पर्सन माने जाते हैं। बीवी जाती कि आज हमारे घर ये बना, चलो आ जाओ, बच्चों को लाती, बच्चे आ जाते एक एक करके, कभी किसी को कभी किसी को। फिर वो पति उनके साथ रेप करता है, मेल हो फीमेल हो इससे मतलब नहीं है। हाँ, ये मैंने देखा और वो उसकी वीडियो बनाती है और लगभग 1000 उनके पास मिली और बाकी उन्होंने बैंकॉक भेज दी, जिस साधारण संपत्ति बना रखी है। और मैंने कहा ये बच्चे कभी नहीं कहते, तो उसका भी जवाब था कि बच्चों को वो पहले दिखाई जाती है, ये तुम्हारी है, तुम्हारे माँ बाप को दिखाई जाएगी। इतनी सोच बच्चों में नहीं होती कि हमारी ये देख के माँ बाप हमको मारेंगे उल्टा कि तुमने ये गंदा काम किया, तो बताते नहीं है घर पे। तो एक बच्चा 5-5, 6-6 बार उसके साथ हुआ है, डराया जाता है। इससे ज़्यादा क्या होगा। ये अशोक कराज जैसा कि वो औरतें जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, बताइए आप क्या महिलाओं को न्याय देंगी, किनको आप रेवड़ी बांट रहे हैं ये कि ये तुम महिला आयोग की बन जाओ, तुम बाल आयोग की बन जाओ, तुम इसकी बन जाओ। इनको सोशल वर्क के नाम पे सह नहीं पता होता,
और ये इतनी गंदगी है, पता नहीं आपने वो रीलें देखी है नहीं, अशोक करात वाली, इतनी गंदगी है उस महिला के साथ, एक नहीं कितनी महिलाओं के साथ। वो मॉडर्न बाबा है, सूट बूटेड रहता है, अपने ऑफिस में ये रेप की वीडियोस बनवाता है। रेप क्यों कहूँ मैं, सहमति से सेक्स है वो, और कुछ नहीं हुआ उसका, जब कोई बोल ही नहीं रहा। और उस महिला को मेरे ख्याल से तो पद से नहीं हटाया गया, भाजी महिला की उपाध्यक्ष है, वो देगी न्याय महिलाओं को, जो खुद ही सब हो रहा है, खुद इसमें हो रहा है। तो अगर अब हमें जैसे मान लीजिए मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बच्चों की तस्करी किसी भी हम बात करें, तो अगर मुझे क्या पता होना चाहिए कि मैं उसको रोक सकूं? देखिए, पहली बात तो मैं सबको कह रही हूँ कि ग्लोबल सिग्नल फॉर हेल्प है, जिसको कोई यूज़ नहीं कर रहा, बाकी दुनिया भर में कर रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में कोई यूज़ नहीं कर रहा। ये ग्लोबल सिग्नल फॉर हेल्प है कि ऐसे अपने बच्चों को भी सिखाइए कि आप किसी मुसीबत में हैं तो किसी की भी तरफ देख के ये करिए, छिपा के उससे, जिसके भी जो भी आपके साथ, चाहे अंगूठा अंदर करके, चाहे वो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला हो, चाहे कोई और किसी, या वृद्ध है जिसके साथ घर वाले बहुत कर रहे हैं, तो वो अगर ये मदद मांगता है, आपको सबको पता होना चाहिए कि ये मदद का सिग्नल है। आप डायरेक्टली किसी को नहीं करना चाहते, बच्चा है तो 1098 पे कॉल कर सकते हैं, मदद मिल जाएगी। महिला है 1090 पे उसके लिए कर सकते हैं। लोकल भी है 181, उस पर भी आप कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों पर, आप पुलिस को तो अल्टीमेटली कर ही सकते हैं 112 पे कि एक बच्चे के साथ ये हो रहा है। उस गाड़ी का नंबर, अगर कहीं आपको लग रहा है कि अपहरण हो रहा है या बच्चा कुछ कर रहा है, तो गाड़ी का नंबर नोट करके पुलिस को दे सकते हैं। बाइक है उसका दे सकते हैं, या किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, छेड़छाड़ जैसी घटना, और नई लड़की को भी पता है ये सिग्नल का, तो आप उसकी भी शिकायत कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा, भी तो मैं सब कॉलेजेस में जितने में भी जा रही हूँ सबको ये सिखा भी रही हूँ कि आप ग्लोबल सिग्नल सिखाएं, अपने माता पिता को भी सिखाएं, क्योंकि पता तो दूसरे को भी होना चाहिए ना, बिल्कुल, कि खाली इसका मतलब क्या है। और ये हेल्प का ही सिग्नल है जो पूरे विश्वव्यापी है, जिसको ग्लोबली यूज़ किया जाता है। तो अगर आप लोग भी करेंगे तो काफ़ी हद तक बच्चे सेफ हो जाए। छोटे से बच्चे को सिखाना शुरू कर दीजिए। हम जो गुड टच बैड टच सिखाते हैं, वो बच्चा तो कुदरती समझता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा बच्चा कसमस आने लगता है। लेकिन ये सिग्नल ऐसा है कि जो उसके साथ कुछ हो रहा है, क्योंकि घर में भी हिंसा हो रही है बच्चे के साथ, फिजिकल हिंसा, जिसमें कभी कोई नज़दीकी रिश्तेदार है, कोई बहुत परिचित है, वो उसके साथ कर रहा है और वो बता नहीं पा रहा, तो कम से कम इतना कह के तो कर सकता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सही। और अगर आपसे संपर्क करना हो तो मेरा नंबर आप डाल सकती हैं उसमें, कभी भी, एनी टाइम, 24 घंटे मेरा खुला रहता है। रात के 2 बजे भी करेंगे, मैं फ़ोन उठाती हूँ। पर्सनल मेरा नंबर है ये, इसको ही मैं देती हूँ, कभी भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए ये हो सकता है कि नींद में थोड़ी देर में उठाऊं, पर कॉल बैक भी करूँगी ज़रूर। ठीक, तो आप जोखिम भी बहुत उठाती हैं, जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, बिल्कुल, कि आपने भी अभी रिसेंटली आपको आँख पे चोट लगी रेस्क्यू में, तो मतलब वाकई बड़ी हिम्मत का काम है, दिल से भी, और मतलब आप फिजिकली भी इतना ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। हाँ, बहुत चोटें तो बहुत हैं, पूरे शरीर में है, ये पूरे माथे पे अगर आप निशान देखेंगे तो ये सब चोटों के हैं, ये सब चोटों के हैं। मगर कभी आप पीछे नहीं हटेंगे, नहीं, है ना, अपने उससे उद्देश्य से कि नहीं, मुझे करना है तो करना ही है। नहीं, हाँ। चलिए मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच मेरे शो पर आने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को बहुत हेल्प मिलेगी और उनको काफ़ी अवेयरनेस मिली है इस पॉडकास्ट से। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट यही खत्म हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस शो से हम बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होंगे। तो अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिएगा और हमारा शो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले बहुत ही मज़ेदार एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।